हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज मैं फिर 2 दिन के बाद आई हूँ। बीच में थोड़ा सा मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो कोई भी वीडियो बना नहीं पाई। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अभी तो कोरोना भी काफ़ी इंडिया में भी ठीक होने लग गया, सारी दुनिया में थोड़ा थोड़ा बेस्ट होने लग गया है, तो शुक्र है भगवान का। तो आने वाला टाइम भी और अच्छा रहे, ये भी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो आज मैं बात करना जा रही हूँ कि मैं न्यूज़ीलैंड कब और कैसे आई। न्यूज़ीलैंड में जहाँ पे आई हूँ 2009 जुलाई में, एंड ऑफ जुलाई 29 जुलाई को मैं फ़र्स्ट टाइम न्यूज़ीलैंड आई थी। और कैसे आई? आफ्टर मैरिज कई लोग विजिटर वीज़े पे आते हैं। तो जैसे कि हमारी मैरिज 2006 में हुई थी, लेकिन मैं 3 ईयर के बाद यहाँ पे आई थी। ये नहीं है कि हमने अप्लाई किया तो वीज़ा लेट लगा, नहीं ऐसे नहीं है। हमने अप्लाई ही 2009 में किया था, और 3 मंथ्स के बाद हमारा जो वीज़ा है, मैंने मार्च में अप्लाई किया था, मार्च एंड में अप्लाई किया था, और हमारा जो वीज़ा 3 मंथ्स में आ गया था, जून एंड तक आ गया था। तो वर्क वीज़ा आया था, विज़िटर पे नहीं आई मैं। तो न्यूज़ीलैंड में जो आई वो वर्क वीज़े पे आई थी। तो वर्क वीज़ा कैसे मिला मेरे को, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ। वर्क लाइक जैसे हमने, मेरे हस्बैंड ने डाला था पार्टनर वीज़ा, तो पार्टनरशिप वीज़ा वाला, तो उस पर फिर हमारा इंटरव्यू भी हुआ दोनों का। तो इंटरव्यू में काफ़ी लंबे चौड़े सवाल पूछे, बहुत डीप जाके उन्होंने। और इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पुट किया उन्होंने कि आपने इतनी देर बाद क्यों अप्लाई किया कि आपकी मैरिज को तो अभी 3 ईयर कंप्लीट हो गए, 4th स्टार्ट हो गया, तो आपने इतनी लेट क्यों वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। सो आपका, जैसे मैं बता रही हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए इंटरव्यू के दौरान। जैसे कि हमारा जो रिश्ता है वो कैसे हुआ, हमारी शादी कैसे हुई, कितने लोग शादी में आए, ब्रदर सिस्टर कितने हैं, और कहाँ कहाँ आप लोग घूमने गए, कहाँ रिसेप्शन हुई, कहाँ पार्टी हुई, कहाँ एंगेजमेंट का भी पूछा। फिर बोला ये, मतलब बहुत सारे उन्होंने, बहुत लंबी कैटेगरी थी उन्होंने पूछी। इवन कि तब मेरे भाई की एक ही बच्ची थी, तो उसका भी नाम उन्होंने पूछा, वो भी लिखवाया। सिस्टर के नाम, सिस्टर के बच्चों के नेम, एवरीथिंग उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछे। लाइक 1.5 आवर या 1 आवर 10 मिनट की मेरी जो इंटरव्यू हुई। तो उसके बाद फिर सतीश की भी इंटरव्यू हुई। तो पहले मेरी हुई, उसके बाद सतीश की हुई। हम लोग मतलब दिल्ली गए थे, चाणक्यपुरी में हुई थी हमारी इंटरव्यू। तो हमें लगा कि ये मूवीज़ वगैरह या वीडियो वगैरह फ़ोटोज़ देखेंगे हम लोग। तो हमारी मैरिज की 3 एल्बम थी, एक रिसेप्शन की, एक मैरिज की, एंगेजमेंट की, हम सारी लेके गए हुए थे वहाँ पे, बट उन्होंने नहीं देखी, वो बाहर गाड़ी में ही पड़ी रही। तो अंदर भी अलाउ नहीं किया कि लेके जाओ। तो बाहर बैठे ने सतीश ने सारी बातें सुन ली थी, और उनको मतलब मेरी भाभी का नाम नहीं पता था, लेकिन फिर भी उनको माइंड में रहा कि ये है बड़ी, मतलब उन्होंने क्वेश्चन टफ से टफ भी पूछे। तो मतलब फिर मेरा चलो वर्क वीज़ा आया, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई 2009 में, जुलाई 29 को मैं फ़र्स्ट टाइम न्यूज़ीलैंड आई। तो जब आप सबको, हम सबको पता है कि आजकल जैसे मतलब जून जुलाई में इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो मैं वहाँ से बहुत गर्मी में आई थी। तो यहाँ पे आना था, तो सब जो भी नॉन थे वो बोल रहे थे कि ठंड वाले कपड़े ज़्यादा लेके आना, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है और तुम्हें ज़्यादा लगेगी, तुम वहाँ से फर्स्ट टाइम आ रही हैं। लाइक जितने भी सतीश के नॉन थे जिनसे बातचीत होती थी फ़ोन पे, तो उन्होंने ऐसा बोला। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो उस दिन भी बारिश होके हटी थी, बारिश
ही हो रही थी। तो मुझे उतर के बड़ा अच्छा लगा, मतलब बिल्कुल शांति, और सभी स्माइल दे रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे जब इमिग्रेशन क्रॉस करना था तो उन्होंने भी पहले तो वेलकम बोला, फिर उन्होंने क्वेश्चन किए कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। तो पहले तो मैं ये बताती हूँ कि इंडिया में क्या हुआ, कि इंडिया में क्या हुआ मेरे साथ जब मैंने कस्टम क्लियर करना था। तो ये मेरी जो वीडियो है कई लोगों के लिए नॉलेज के लिए भी है, कि चलो कई बारी अनजाने में मतलब हो ही जाता है। तो हो ही क्या जाता है, जो फर्स्ट बार आते हैं तो वो जो कस्टम वाले होते हैं उनको पता नहीं कैसे गैस हो जाता है, जहाँ हम लोग डरे डरे से होते हैं, तो इसलिए वो पहचान लेते हैं हमें शायद। तो उनको लगा कि ये लड़की शायद पहली बार जा रही है, तो वो उन्होंने क्या किया कि मेरे को ना अपने ऑफिस में ले गए। तो उधर मेरा फ़्लाइट का टाइम हुआ था, मतलब डिपार्चर होने वाली थी। तो उधर मेरे को ना वो अपने ऑफिस में ले गए, और ऑफिस में ले गए। अभी मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला, अभी मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे झूठ बोलना पड़ता है। तो मेरे को बोले कि आप न्यूज़ीलैंड जा रहे हो। मैंने कहा हाँ जा रहे। क्यों जा रहे हो? मैंने बोला मेरे हस्बैंड वहाँ पे हैं, तो मेरा वर्क वीज़ा आया है, तो इसलिए मैं जा रही। कितने दिनों के लिए जा रहे हो, और आप इंडिया क्यों नहीं रहना चाहते हो, आप लोग बाहर क्यों जाना चाहते हो? तो मैंने ऐसे जो मेरे को मतलब सही लगा तो मैंने वहाँ पे आंसर दिया। फिर मेरे को पूछने लग गया कि तुम्हारे पास न्यूज़ीलैंड डॉलर कितने हैं। मेरे पास जितने थे मैंने बता दिए कि इतने हैं। फिर मेरे को पूछा कि तुम्हारे पास नहीं, हाँ, फिर साथ में ही मेरे को पूछा कि तुम तो इतने न्यूज़ीलैंड डॉलर लेके नहीं जा सकती वहाँ पे। तब उस टाइम मेरे पास 3000 न्यूज़ीलैंड डॉलर था, जब कि डॉलर का प्राइस जो 31 या 32 हुआ करता था उस टाइम। तो मेरे पास 3000 न्यूज़ीलैंड डॉलर था। तो फिर मेरे को बोला कि तुम्हारे पास तो रसीद नहीं है, तुम इतने लेके नहीं जा सकती, तुम्हारे पास कहाँ से आए इतने। फिर मैं समझ गई कि ये ना मतलब पैसे वगैरह खाने के चक्कर में है। तो मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड आए थे, उनके पास थे, तो वो मेरे को जाते हुए दे गए कि तुम जब आओगी तो ले आना। तो पैसे तो मैंने खुद के ही कन्वर्ट करवाए। तो मैंने बोला कि मेरे पास तो रिसिप्ट तो नहीं है। तो कहते ऐसे आप जा नहीं सकते हो, तो ये बताओ कि आपके पास इंडियन रुपीज़ कितने हैं। तो मेरे पास उस टाइम 10,000 रुपीज़ इंडियन था। तो मेरे को बोले कि न्यूज़ीलैंड डॉलर तो तुम साथ में ले जाओ, तो जो इंडियन रुपीज़ हैं वो दे दो हमें। तो मेरे को ये बात अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा नहीं, मैंने आपको इतने पैसे देगी, मेरे को अगर रास्ते में कहीं मैंने कुछ खाना पीना हुआ, मेरे को चेंज करवाने हुआ, तो मैं क्या करवाऊँगी। तो कहते ऐसे करो फिर हाफ दे जाओ। तो फिर मैंने उनको 4000 रुपीज़ जो इंडियन था वो दे दिया। मेरे को पूछने लग गया आपके पास एटीएम तो होगा, वहाँ से निकलवा लो। मैंने कहा नहीं, मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं, तो अब बैंक में तो मेरे पास जो कैश है वही है, बट मैं आपको इतने नहीं दे सकती। पर फिर भी उसने मैंने उसको $4000 दिया। फिर वो मेरे को मतलब जहाँ पे हमने जाना था आगे फ़्लाइट की, और फिर वहाँ पे, और एक बार तो मैं डर ही गई, क्योंकि ऑफिस के पीछे एक और छोटा रूम उनका बना था, मेरे को वहाँ पे ले गया। और वो बंदा थोड़ा थोड़ा करके, मतलब पहले तो चेयर पे बैठा, थोड़ा थोड़ा करके ना वो इधर साइड पे आने लगा। तो मेरे को ये चीज़ भी मेरे को अच्छी नहीं लगी। तो मैंने कहा जो भी बात है मेरे से यहाँ बाहर बैठ के करो, मैं नहीं अंदर जा रही। मैं बाहर आ गई। तो फिर उन्होंने मेरे से लाइक रिश्वत ली या कुछ भी कह लो, पैसे ले लिए। फिर मेरे को वहाँ तक जहाँ जाना था मैंने, तो फिर कस्टम क्लियर किया। और फिर जब हम फ्लाइट में बैठे, तो फर्स्ट टाइम था फ्लाइट में बैठना, तो कान बिल्कुल मेरे सुन हो गए। तो ऐसे कर करा के तो फिर मैं पहुंच गई न्यूज़ीलैंड। न्यूज़ीलैंड पहुंच के तो मेरा बिल्कुल ही मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा। एक तो वेदर इतना अच्छा, ठंडी ठंडी हवा, और कहीं पे गंदगी नहीं, एकदम सब क्लियर। और जो सबसे पहले तो ये अच्छा लगा कि मतलब जितने भी वहाँ पे हमें इमिग्रेशन यहाँ से हमने क्रॉस करनी होती है, वहाँ पे मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था, मेरे को ऑब्वियसली कि ये बहुत ही अलग सा लगेगा।
तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि कितना कैसे वेलकम कर रहे हैं, कैसे स्माइल दे रहे हैं। हमारे तो लोग मतलब इस स्माइल को तरसते हैं, तो मतलब किसी को पता ही नहीं है कि किसी का वेलकम ऐसे करना होता है। तो चलो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। बाहर आए, घर पे आके फिर शावर वावर किया तो सारी थकावट उतर गई। तो ऐसे करके फिर मैं न्यूज़ीलैंड पहुंची वर्क वीज़े पे फर्स्ट टाइम। फिर मैं यहाँ आके मैंने 5 मंथ रुकी, और बीच में ही मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई। तो फिर मेरे को इंडिया हम लोग वापस गए। फिर वहाँ पे 6 मंथ रही, क्योंकि फिर मेरी पीआर डाली हुई थी। जब मैं आई यहाँ पे, तो आने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है फर्स्टली, तो जिस दिन हम आते हैं तो उस दिन तो चलो हमें रेस्ट वगैरह हुआ। तो अगर फ़्लाइट जल्दी आ गई थी तो हाफ डे रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग बाहर खाना वगैरह खाने गए। तो उसके बाद फिर हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है यहाँ पे आने के बाद, कि सबसे पहले तो बैंक अकाउंट, और सेकेंडली जो हमें आईआरडी नंबर हमारा जो अप्लाई करना होता है। सो नेक्स्ट डे फिर हमने वो बैंक में अकाउंट ओपन करवाया, और साथ में ही हमें आईआरडी के जो ऑफिस होता है वहाँ जाके आईआरडी नंबर अप्लाई किया, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मस्त है। जैसे इंडिया में पैन कार्ड है, तो यहाँ पे उसको आईआरडी का जो, तो जैसे इंडिया का मैंने बताया कि पैन कार्ड होता है, तो ऐसे हमारे यहाँ पे आईआरडी नंबर मस्ट होता है। उसके बिना हम कहीं पे भी वर्क नहीं कर सकते। मतलब वो हमारी यहाँ पे एक पहचान है, एक पहचान। वो बैंक में भी मतलब वो देना पड़ता है हमें, उसके बिना अकाउंट भी ओपन नहीं हो सकता है। बट अभी आजकल मेरे को लगता है कि मस्ट कर दिया है। इससे पहले जब मैं आई थी तब मस्ट नहीं था। बाद में भी उसको हम दे सकते हैं आईआरडी का नंबर। बट मेरे को अभी पूरी तरह याद नहीं है, बट मेरे को यही लग रहा है कि पहले अकाउंट ओपन करवाया था और साथ में ही अप्लाई किया। जब वो नंबर आ जाता है तो फिर बैंक में वो देना पड़ता है। सो अगर हमें कोई भी, मतलब वैसे तो हर कोई जॉब करता ही है, तो वो मतलब बिल्कुल पहले नंबर पे वो ज़रूरी है। तो उसके बाद कोई भी अपना मतलब आप वर्क कर सकते हो, कहीं पे भी जो भी करना है आप बाद में कर सकते हो। तो ये मैंने आज बातें करनी थी कि कैसे मैं न्यूज़ीलैंड कब आई, और आगे चल के मैं बताऊंगी कि आगे आगे जैसे मैंने कैसे कैसे अपने आप को यहाँ पे लेके आई, फिर कैसे कैसे अपने आप कैसे स्लोली स्लोली हम लोग यहाँ पे स्टैंड हुए, और आज की डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं। और ऐसे ही कुछ यहाँ से रिलेटेड और भी बातें करेंगे कि किसी भी कंट्री में जाके सेटल होना इजी नहीं है, हर जगह टफ ही है। जैसे इंडिया में भी इजी नहीं है कुछ भी। इंडिया में किसी दूसरी सिटी से हमारे पास हमारा कोई रिलेटिव आके हमें बोले कि हमें अपने सिटी में सेटल कर दो, तो वो ही बहुत टफ है। तो ये तो फिर हम किसी और कंट्री में आके अपने आप को सेटल करना जा रहे हैं, तो उसके लिए कितनी कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या होता है, तो वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताती रहूँगी। तो थैंक यू गाइस, आप लोग वॉच कर रहे हैं, मेरी वीडियो सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू गाइस। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और ज़िंदगी में अपने हर मोमेंट को एंजॉय कीजिए। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड नाइट।